नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है पेड़ पौधे, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो है कहाँ से ज़्यादा बनने की संभावना है उस पर हम नज़र डालेंगे। और आपको पता ही है साथियों कि अभी जो समय है वो बहुत ही कम ना के बराबर में बचा है। अर्थात यदि हम यहाँ पे बात करें कि एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट जो है ना होने वाला है अगस्त 20 अगस्त को जो है पेपर होने वाला है ना। 20 अगस्त को पेपर होने वाला है 2023 का, ठीक है। तो इस डेट का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। और जो है दिन आपके पास में बहुत कम बचा है, तो इन्हीं कम दिनों में हमें कवर भी करना है। साथ ही साथ हमें एक सब्जेक्ट ही नहीं, आपको पूरे सब्जेक्टों को देखना होगा, ठीक है। तो और आपको पता है कि ईवीएस जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये जो क्वेश्चन इससे आने वाले हैं 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। सो इससे जो है आप जो नंबर बहुत ही अच्छा से यहाँ से हासिल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे निरंतर और ईमानदारी के साथ में तैयारी करना होगा। और साथ ही साथ आपको जो है क्लासेस आपको कंटिन्यू देखना होगा। और आपको जो है इसके पूरे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो वहाँ से आप जाके देखें। साथ ही साथ यदि आपके पास में समय नहीं है तो आप नोट्स से तैयारी करें, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद में आपको टेस्ट लगाना है, क्योंकि आपको पढ़ने के बाद में आपको टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो टेस्ट के आधार पर ही आप आपके जो नंबर है वो बढ़ा सकते हो। यदि आपके नंबर बढ़ते हैं सो एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छा आएंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आएंगे तो आप क्वालिफाई डेफिनेट ही हो पाओगे, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ आपको क्लास की ओर। और क्लास जो है वो पहला हो चुका है, वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। और पूरे क्लासेस जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, तो इनका भी आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो साथियों। और आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छा से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको आज का जो क्लास है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आज पढ़ने वाले साथियों हम जलीय कुछ पौधों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जलीय पौधों के बारे में, ठीक है। और इससे पहले हमने जो क्लासेस आप लोगों को देने का प्रयास किया है वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। इसके बाद में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं जलीय पौधे के बारे में, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जलीय पौधे की, ठीक है। सो जलीय पौधा क्या होता है साथियों, और जलीय पौधा जो कि नाम सुन के ही आप समझ जाओगे कि जलीय पौधा क्या होता है, ठीक है। सो जलीय पौधा क्या होता है साथियों, जलीय पौधा वह पौधा होता है जो कि इनका तना कैसा होता है, लंबा होता है। और तना लंबा होने के साथ साथ में कि ये कैसा होता है, तना लंबा होने के साथ साथ में खोखला होता है। यदि कोई वस्तु खोखला है तो वो पानी में कैसा होगा, खोखला और हल्का होता है। तो यदि ये दोनों कंडीशन है तो वो कैसा पानी में तैरेगा, ठीक है। पानी में तैरने लगता है, उनके लिए पानी में तैरना कैसा हो गया, आसान हो जाता है, ठीक है। और वे पानी में तैरते रहते हैं, क्या कहलाते हैं, वे जलीय पौधे कहलाते हैं। और वे जलीय पौधों में जो जड़ें जो होती है ना, जड़े की जो आकार यानी कि आकार कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। और इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है, ठीक है। जैसे कि कमल हो गया, उसके बाद में जलकुंभी और जलीय पौधे इसके प्रमुख उदाहरण, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया साथियों आपको, पहले तो इनका तना जो होता है ना, तना कैसे होता है, लंबा होता है, ठीक है। तना कैसे होता है, लंबा होता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, ये कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, खोखले होते हैं और हल्के होते हैं, ठीक है। इनका आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन आपको हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। क्या कि जलीय पौधे क्या होते हैं, इनका तना कैसा होता है, लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है। इसी कारण ये पानी में कैसे तैरते रहते हैं, ठीक है, पानी में तैरते रहते हैं, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय पौधे के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पौधे हैं
ये ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, और उसमें से आपको ये जो है यहाँ से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जली पौधे के अंतर्गत कमल हो गया, और जलकुंभी, जो कि जलकुंभी तो आप याद रख ही लोगे, ऐसा आशा करता हूँ, और कमल को भी आप याद रख लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पौधा होता है पानी के अंदर होता है, अर्थात कीचड़ में होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट अगला है साथियों, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला जो वन होता है ना, वर्षा वाला वन, वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ये जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा होती है ना साथियों, ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है ना, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा कैसी होती है, अधिक होती है ना। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा होती है ना, उष्णकटिबंधीय जो वन होता है वो किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे जो वर्षा है, जहाँ पे वर्षा की जो मात्रा होती है वो जहाँ अधिक होती है, उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। और भारत में उष्णकटिबंधीय जो वर्षा होती है साथियों, वर्षा या वन, वन पूर्व यानी कि कहाँ, हिमाचल, यानी कि जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, या पूर्वोत्तर राज्य में पाया जाता है ना, पूर्वोत्तर राज्य में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से, तो पूर्वोत्तर राज्य की अगर हम बात करें तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद में नागालैंड हो गया, और उसके बाद में मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, और उसके बाद में त्रिपुरा हो गया, है ना। और साथ ही साथ आपको पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा, और नीलगिरी के क्षेत्र में, जैसे कि नीलगिरी में क्षेत्र के अंतर्गत तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, और कर्नाटक, और लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार, ये प्रमुख जो क्षेत्र है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें आपको उष्णकटिबंधीय वन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन बात का विशेष तौर पे ध्यान देंगे, और इसको हम पुनः फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, और आपको इन पॉइंटों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि इन पॉइंटों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि एक नंबर भी आपको क्वालिफाई होने से रोक सकते हैं साथियों। सो एक एक पॉइंट को आपको नज़र डालते हुए, नज़र रखते हुए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्या कि पहला पॉइंट, उष्णकटिबंधीय जो वन होता है ना, कौन सा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और भारत में उष्णकटिबंध जो बंदी वर्षा जो होती है ना, कहाँ, पूर्वी वंच यानी कि पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में पाई जाती है, या पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे मैं मैप नहीं लगा पाया, नहीं तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से मैं वहाँ पे आपको बताता था, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ डेस्क बोर्ड की ओर, ठीक है। हम यहाँ पे मैप समझते साथियों। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ मैप की, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला जो भाग है, आपको इस साइड वाला जो लास्ट वाला जो भाग है साथियों, वो वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, मैप। चलो मैं आप लोगों को मैप ही यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए साथियों। तो हम आगे है यहाँ पे जो है मैप में, क्योंकि मैप को लाने में काफ़ी मेहनत लगा साथियों, लेकिन आप लोगों को यदि एक एक पॉइंट यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं और मेहनत करूँगा, मेरे पास में जितना एनर्जी है, पूरा एनर्जी जो है मैं इस क्लास में लगा रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था साथियों, जो पूर्वोत्तर जो राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य जो है, जिसमें क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा पाया जाता है, और जिस क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा होती है ना, वर्षा की मात्रा कैसे होती है, अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। और अब यदि आप यहाँ पे मैप के माध्यम से समझते हो साथियों, तो बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे समझने वाला है, ठीक है। सो पहला जो स्टेट बताया था मैंने, क्या बताया था आपको, असम बताया था ना, क्या बताया था, असम बताया था, ठीक है, क्या बताया था, असम बताया था, ठीक है। सो पहला जो राज्य है क्या है, असम है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना, पहला राज्य क्या है, असम है, ठीक है, असम है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। सेकंड क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा जो है अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड है ना, नागालैंड, और नागालैंड के बाद में आपको यहाँ पे नजर आएगा मेघालय, है ना, नागालैंड के बाद में क्या है, मेघालय है ना, मेघालय है, ठीक है,
ये आप देख पा रहे होंगे मेघालय, ठीक है। इसके बाद में मेघालय के बाद में यहाँ पे आएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद में मिजोरम, त्रिपुरा, है ना। ये मिजोरम और ये त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा ये प्रमुख जो स्टेट है जहाँ पे क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा होती है, जो कि वर्षा की जो मात्रा होती है ना, वो कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब वो स्टेटों को मैं पुनः फिर से आप लोगों को यहाँ पे रिपीट करवा देता हूँ क्या क्या है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया था साथियों, पहला मैंने आपको बताया था असम, है ना। दूसरा क्या बताया था, अरुणाचल प्रदेश, है ना, जो कि आपको यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तीसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश के बाद तीसरा है नागालैंड, ठीक है। क्या है, नागालैंड हो गया। चौथा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मणिपुर, ठीक है। क्या है, मणिपुर है। उसके बाद में मणिपुर के बाद में आप देख पा रहे होंगे त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। क्या है, त्रिपुरा और लास्ट त्रिपुरा और मिजोरम, ओके। त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये प्रमुख स्टेट है साथियों जहाँ पे क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा पाया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आपको जो है नहीं दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा क्या पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इन स्टेटों के बारे में आपको याद रखना है। और ये स्टेट कौन कौन से है, तो स्टेट ये है आपके उष्णकटिबंधीय, है ना। कैसे है, उष्णकटिबंधीय वर्षा, है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले, उष्णकटिबंधीय वन वाले क्षेत्र यहाँ इन स्टेटों में अधिकतर देखा जाता है इनको। और साथ ही साथ ये पश्चिमी उत्तर यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ये पश्चिमी घाट अर्थात नीलगिरी अर्थात तमिलनाडु हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने भी क्या देखा था, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया। इन क्षेत्रों में भी पाया जाता है, वो चाहे तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, कर्नाटक हो, है ना। केरल हो और उसके बाद में कर्नाटक, है ना। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और यहाँ पे लक्षद्वीप इत्यादि जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा पाई जाती है ना। उष्ण कटिबंधीय वर्षा ही यहाँ पे भी पाई जाती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा होती है और जिससे कि उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। और साथ ही साथ इन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है ना, वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, वर्षा वाला जो वन होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, जैव स्पीयर कहते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव स्पीयर कहते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे ही हम जैव स्पीयर कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, जैव स्पीयर कहते हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैव विविधता अर्थात जैव स्पीयर क्या है। अब हम यहाँ पे ये चर्चा करते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं जैव स्पीयर की ओर। ओके, तो यदि हम यहाँ पे बात करें जैव स्पीयर की या फिर जैव विविधता की, ठीक है, जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या होती है साथियों, जैव विविधता की यदि हम बात करें तो जैव विविधता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर का सॉरी बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, ठीक है। बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ क्या होता है, बायो का अर्थ होता है लिविंग, है ना। और ये आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, लिविंग अर्थात होता है जीवित वस्तुएं, ठीक है, जीवित वस्तुएं। तथा डाइवर्सिटी का मतलब कि डाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है, डिफरेंट अर्थात हम कह सकते हैं विभिन्न प्रजाति, है ना, विभिन्न प्रजाति। अर्थात यदि हम यहाँ पे बात करें अर्थात यह क्या होगा, डाइवर्सिटी मतलब क्या होगा साथियों, कि विभिन्न प्रजाति अर्थात क्या होगा कि विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना, विभिन्न प्रजातियों के एक ही स्थान पर पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा,
फिर भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए कि जैव विविधता क्या होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जैव विविधता जो होती है ना, जैव विविधता जो शब्द है सर्वप्रथम किसने यहाँ पे प्रयोग किया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है साथियों, आपको क्या कि जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो जैव विविधता का प्रथम प्रयोग जो है EW के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, EW के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था सन 1985 में किया गया था ना, 1985 में किया गया था। 1985 में EWG अर्थात रोजेन ने इसको किया था, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई है ना, 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला है क्या कि पहला जैव विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो WG रोजन ने किया ना। किसने किया, WG रोजन ने किया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका प्रयोग कब किया गया, तो 1885 में किया गया, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पुनः फिर से पूछ लिया जाए क्या कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। और भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया 11 दिसंबर सन 2002 को, है ना। 11 दिसंबर 2002 को क्या किया गया, भारतीय संसद में, यानी कि संसद में इस अधिनियम को पारित किया गया, ठीक है। इस विविधता को यहाँ पे पारित किया गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। 3 क्वेश्चन कौन सा कि ये जो दिवस है कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यह कब, यानी कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1985 में किया गया था। किसने किया था, तो आपको याद रखना EW ने किया था, ठीक है। EW ने किया था, EW रोजन ने किया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और साथ ही साथ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह अधिनियम, यानी कि भारत संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। सो ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2002 को, है ना। 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, और यहाँ पे जो है कुछ जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, भारत को अब तक, यानी कि भारत में अब तक 10 जैविक भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने, 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। एक एक पे हम नजर डालते हैं 10 कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। सो पहला है ट्रांस हिमालय। क्या है पहला, ट्रांस हिमालय। और दूसरा है यहाँ पे मलय क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, पश्चिमी घाट, और अर्ध शुष्क क्षेत्र, और उसके बाद में दक्कन का प्रायद्वीप क्षेत्र, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और गंगा का मैदान, है ना। क्या है, गंगा का मैदान। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है, गंगा का मैदान के बाद में नेक्स्ट अगला है द्वीपीय क्षेत्र, है ना। क्या है, द्वीपीय क्षेत्र, और उसके बाद में तटीय क्षेत्र। तो एक एक के बारे में हम यहाँ पे नजर डालते हैं क्या कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है और किस क्षेत्र में है, ठीक है। सो यहाँ पे हम डालते हैं जैव तत्वता पर हम पहले नजर डालते हैं कि जैव विविधता जो तत्व या स्थल जो है, अर्थात बायोस्फीयर जो हॉट स्पॉट जो है वो पूरे विश्व में कितने हैं। सो पूरे विश्व में है साथियों, वो है 36। कितने हैं, 36 टोटल विश्व में हॉटस्पॉट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में कितने हॉटस्पॉट है। पूरे 36 है, और यदि पूरे विश्व में 36 है तो हमारे भारत में कितने हैं, तो हमारे भारत में है साथियों, भारत में कितने हैं, 4। कितने हैं, 4 जैव विविधता है। 4 जैव विविधता है, अर्थात विश्व का 2.4% कहाँ पे है, भारत में है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। कितने, 36 हॉटस्पॉट है, और भारत में कितने हैं, तो भारत में है साथियों कितने, 4 है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि विश्व के कुल प्रमुख बायोस्फीयर, यानी कि बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से है, कुछ जो प्रमुख है उन पे हम पहले नज़र डालते हैं कि प्रमुख कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रमुख है साथियों, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। क्या, पहला अटलांटिक वन है, उसके बाद में पूर्वी मलेशिया, है ना, अटलांटिक पूर्वी मलेशिया, उसके बाद में द्वीप समूह, और नेक्स्ट अगला है दक्षिण चीन पर्वत श्रेणी, है ना, दक्षिण चीन के पर्वत। उसके बाद में मेडागास्कर, है ना, मेडागास्कर द्वीप है, ठीक है। मेडागास्कर द्वीप समूह हो गया। उसके बाद में मध्य अमेरिका, है ना, क्या है, मध्य अमेरिका, और कोलंबिया
चोको, कोलंबिया चोको और मध्य चिली और पूर्वी हिमालय। और नेक्स्ट अगला क्या है, पश्चिमी घाटी और श्रीलंका, पश्चिमी घाटी श्रीलंका, इंडो बर्मा, है ना। ये प्रमुख जो हॉटस्पॉट है टोटल, जैसे कि मैंने 36 बताया, उन 36 में से ये जो प्रमुख है उनके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। पुनः मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को नोट करा देता हूँ। पहला क्या है, अटलांटिका वन, है ना, अटलांटिका वन। दूसरा है साथियों आपके पूर्वी मलेशिया, है ना, क्या है, पूर्वी मलेशिया, ठीक है, पूर्वी मलेशिया। थर्ड क्या है, पूर्वी मलेशिया के बाद में तीसरा है द्वीप समूह, पूर्वी मलेशिया द्वीप समूह। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम चीन, दक्षिण पश्चिम चीन पर्वत, ठीक है। उसके बाद में मेडागास्कर आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में मध्य अमेरिका, कोलंबिया चोको और मध्य चिली एवं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटी श्रीलंका, इंडोनेशिया इत्यादि, इंडो बर्मा इत्यादि जो प्रमुख हॉटस्पॉट है 36 में से, इन 36 में से यहाँ पे प्रमुख बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं क्या कि भारत में कितने हैं। तो भारत में मैंने आपको ये बताया था, भारत में है साथियों, भारत में कितने, 4 है, जो कि विश्व का 2.4% है। वो कौन कौन सा है, सो इंडो बर्मा, हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटी और सुडालैंड, ये प्रमुख है और क्वेश्चन यही से बनने वाला है। तो आईएमपी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी आईएमपी यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं साथियों, और इन्हीं को आपको याद रखना है। पहला क्या है, इंडो बर्मा, है ना, पहला क्या है, इंडो बर्मा क्षेत्र। दूसरा है साथियों हिमालय क्षेत्र, ठीक है। थर्ड क्या है, हिमालय क्षेत्र के बाद में पश्चिमी घाटी, क्या है, पश्चिमी घाटी। फोर्थ क्या है, पश्चिमी घाटी के बाद में सुंडालैंड, है ना। ये प्रमुख जो हॉटस्पॉट है भारत में है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के जो हॉटस्पॉट है वो अब आपको याद हो गए होंगे। बस आप इनको 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। पहला इंडिया से आप इंडो बर्मा याद रख सकते हैं, हिमालय क्षेत्र हो गया। उसके बाद में पश्चिमी क्षेत्र और सूडान, ये प्रमुख 3 है, इनको अभी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट अगला पेज क्या है उस पर हम यहाँ पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट अगले इसमें चर्चा करते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर में चर्चा करते हैं, और ये भी महत्वपूर्ण जो बिंदु है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही है। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि आप एक पॉइंट पे नज़र डालें, क्योंकि एक पॉइंट ही आपको कहीं सफल होने से रोक ना दे, ठीक है। सो इसीलिए आपको एक पॉइंट पे नजर डालना होगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं CTET में, तो आपको विशेष तौर पे एक पॉइंट को याद रखना होगा। सो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है, सिकोआ का होता है। क्या होता है, सिकोआ का जो वृक्ष होता है ना, सिकोआ का वृक्ष जो होता है कैसा होता है, सबसे लंबा होता है, ठीक है। और किसी प्रजाति को विलुप्त, यानी कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है, सो आपको याद रखना है 50 वर्ष से अधिक का जो वृक्ष होते हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, पृथ्वी आवास में दिखाई नहीं देते, उन्हें हम क्या कहते हैं, विलुप्त माना जाता है ना, उन्हें क्या माना जाता है, विलुप्त माना जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, पुनः फिर से बताता हूँ कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और इन्हीं क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। और शांत की जो घाटी है, अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ पे पाया जाता है, शांत घाटी है साथियों कहाँ, केरल में, है ना। शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। यदि यही आपसे पूछ लिया जाए क्या कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, और क्वेश्चन आया भी हुआ है, फूलों की घाटी कहाँ पे है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है। सो शांत घाटी और फूलों की घाटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में है, ठीक है। शांत घाटी केरल में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फूलों की घाटी है साथी उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और प्राणियों और पादपों की जो जातियों में अधिक विविधता जो पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं,
उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन वाले क्षेत्रों में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख जो पार्ट है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो प्राणी और पादपों की जो जातियों में अधिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय यानी कि उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और दूसरा जो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, कि फूलों की घाटी आपको याद रखना है उत्तराखंड और केरल में है आपका, केरल में आपको शांत घाटी नजर आएगा। ठीक है, सो ये प्रमुख पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है आपको याद रखना है, और नेक्स्ट पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है ना। वेटलैंड दिवस जो है कब मनाया जाता है, सो वेटलैंड दिवस साथियों मनाया जाता है, आपको याद रखना है 2 फरवरी को। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। ठीक है, और यहीं पे यदि मैं बात करूँ रामसर सम्मेलन है ना, रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले साथियों, यदि आप इन पॉइंटों को आप विशेष तौर पे ध्यान देते हो, और मैं इतना फुल विश्वास के साथ में कहता हूँ साथियों कि यदि आप क्लासेसों को अच्छा से देखते हो, और आप ये जो क्लासेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और साथ ही साथ जो नोट्स मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, उन नोट्सों से भी आगे यदि आप बहुत ही अच्छा से अगर आप तैयारी करते हो, तो आप जो है 30 में से आप 25 नंबर आराम से ला सकते हो साथियों। यदि आप हर एक सब्जेक्ट में 25 से 20 नंबर का अगर स्कोर रखते हो साथियों, तो आप क्वालिफाई ज़रूर होंगे और बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में हो पाओगे। ठीक है, सो वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, सो 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फूलों की घाटी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, उत्तराखंड में। केरल में क्या है, तो शांत घाटी केरल में है। उसके बाद में आपको यहाँ पे याद रखना है कि रामसर सम्मेलन जो संरक्षण अधिनियम जो है किससे संबंधित है, तो ये नम भूमि से संबंधित है। ये करेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसी के बाद में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है 99% है साथियों। ऐसे क्वेश्चनों पे आपको विशेष तौर पे आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों पे, ऐसे क्वेश्चनों पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साथियों कहाँ, गुजरात में पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट अगला पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे अब यहाँ पे बीजों की ओर। ठीक है, सो पौधे पढ़ लिए हमने, फूल पढ़ लिए, उसके बाद में जली पौधों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे बीजों के बारे में। ठीक है, क्योंकि बीजों के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो पहले यदि हम बात करें बीज की, तो बीजों को प्राचीन समय में पहले के समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर क्या किया जाता है, मिट्टी का लेप किया जाता था, है ना, मिट्टी का लेप किया जाता था। और साथ ही साथ उसमें वो जो बीज है वो खराब ना हो, उसमें घुन ना लगे, इसके लिए नीम की पत्तियाँ डाली जाती थी। और नीम की जो पत्तियाँ होती कैसे होते थे, नीम की पत्तियां कड़वे होते थे, जिससे उनमें कीड़े और वे खराब नहीं हो पाते थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और पौधे स्वयं भी अपने बीजों को जो है, पौधे कैसे स्वयं अपने बीजों को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं, और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए कपड़ों में चिपक कर और पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं और वहाँ पे उगते हैं और एक पौधे का रूप लेते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में यदि हम बात करें यहाँ पे सोयाबीन की। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहती हूँ सोयाबीन की। ठीक है, तो सोयाबीन कैसे होता है, सोयाबीन की जो फलियाँ पककर फट जाती है, ये आपको पता होगा यदि आपने सोयाबीन देखा होगा। सोयाबीन क्या होता है, एक ऐसा स्टेज आता है, ये फलियाँ जो होती है ना, फलियाँ पक जाती है। पकने के बाद में धूप ज़्यादा पड़ने लगता है, जिससे उसकी जो फलियाँ वो कैसे हो जाती है, फट जाती है, और उसमें बीज जो है ना, फलियों से बीज कहाँ बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि काली मिर्च जो होती है ना, काली मिर्च होती है, काली मिर्च हो चाहे सौंफ हो या गेहूँ आदि, ये क्या कहलाते हैं, बीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बीज कहलाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कहलाते हैं बीज कहलाते हैं। ठीक है, इसी के बाद में
आपको नेक्स्ट अगले पॉइंट पे लेके चलता हूँ। और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपके सामने क्या है कि जो नसापत्ती होती है ना, नसापत्ती हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, टमाटर, चीकू, ये आदि क्या होते हैं, ये भी बीज होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या होता है। वो चाहे नसापत्ती हो या भिंड हो या करेला हो या खीरा हो या फिर टमाटर हो या फिर चीकू हो, ये सब किसके बीज के माध्यम से ही एक पौधे का रूप लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में मिट्टी में जो गोबर मिलाने से क्या होता है, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में यानी कि मिट्टी में गोबर मिलाने से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो उसे फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, कीड़ा नहीं लग पाता है इसमें, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। इसी के बाद में गोबर में क्या होता है, गोबर में बंधा हुआ यानी कि गोबर में यहाँ पे कपड़ों से जो बंधा हुआ जो बीज होता है ना, खुले बीज की अपेक्षा यहाँ पे जो अंकुरन की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। क्योंकि कपड़े में जो बीज होता है ना, कपड़े में बीज जो है, बीज को सांस यानी कि अर्थात उसमें जो हवा जो है ना वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मिलती है। यही कारण है कि जो बीज जो होता है ना, कपड़ा में जो लपेटा हुआ जो बीज होता है वो बहुत ही शुष्क और बहुत ही जल्द अंकुरित होता है। क्योंकि कपड़े के माध्यम से उसे शुद्ध हवा उसे मिल पाती है। ठीक है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधे अंकुरित भाग ही क्या हो रहे हैं, आधे अंकुरित भाग ही उसमें क्या हो रहे हैं, अंकुरित हो पा रहे हैं, तो आप ये समझ जाओ कि जो पौधे का जो कुछ भाग है वो क्या हो गया, या तो खराब हो गया है ना, बीज कैसा हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, बीज खराब हो गया, टूटकर खराब हो गया है। ठीक है। जिससे कि क्या हो रहा है, वो पौधा अंकुरित नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। तो यही जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पे मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कपड़े में बंधा हुआ जो बीज होता है ना, कपड़े में बंधा हुआ बीज क्यों खुले स्थानों में या खुले जगह में बोया जाता है, उससे स्वस्थ होता है या अंकुरण की जो क्षमता होती है वो अच्छा होती है। क्यों? तो आपको एक यही याद रखना है क्योंकि कपड़े में बंधा हुआ जो पौधा होता है या अंकुरन जो बीज होता है उसमें जो हवा मिलती है अर्थात जो सांस लेने की जो क्षमता होती है वो कैसे होती है, सक्षम होती है। लास्ट सांस लेने में क्या होता है, सक्षम हो पाता है। ठीक है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधा अंकुरन हो जाए तो वो क्या होता है, यही कारण होगा कि उसमें क्षतिग्रस्त की जो क्षमता क्षतिग्रस्त हो गया हो या फिर बीज टूट गया हो, यही कारण होगा जिससे कि वो पौधा जो है अंकुरन नहीं हो पाएगा। ठीक है। यदि हम बात करें नेक्स्ट अगले पॉइंट की चावल में, है ना, तो चावल हो या गेहूं या फिर ओट्स, ये सभी कैसे होते हैं, अनाज होते हैं, अनाज है। और इसमें प्रवर्धन जो होता है ना बीजों द्वारा ही होता है, प्रवर्धन बीजों के द्वारा ही होता है। इनमें बीजों को सीधा मिट्टी में बोया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे साथियों कि जो पौधा जो होता है ना, कौन सा चावल का पौधा हो चाहे गेहूं का हो या फिर ओट्स, ये सभी कैसे बीज के ही माध्यम से एक पौधे का रूप लेते हैं और इन्हीं पौधे से दूसरे पौधों यानी कि दूसरे बीज हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार जो हम यहाँ पे फसलों को उगाते हैं और फसल को काटते हैं और उन्हीं बीजों के माध्यम से हम जो है भोजन करते हैं। ठीक है। यही प्रक्रिया होती है। लेकिन कुछ ऐसे कुछ ऐसे पौधे भी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जिनके बीज ना होते हुए भी जो है उनका हम क्या करते हैं, उनको फसल के रूप में उगाया जाता है, उनको काटा जाता है। इन सबके बारे में हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। सो मैं लेके चलता हूँ अब बीजों का अंकुरन की ओर। ठीक है। तो बीजों का जो अंकुरन होता है, तो बीजों का अंकुरन जो होता है ना, अंकुरन उस प्रक्रिया को कहते हैं, बीजों का अंकुरन अर्थात अंकुरन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। बीज जो होता है ना एक पौधे के रूप में बदल जाता है। इसमें अंकुरन की जो प्रक्रिया जो होती है ना, अंकुरन की जो क्रिया समय यानी कि क्रिया समय कैसे स्टार्ट हो जाती है। और शुरू स्टार्ट में छोटा पौधा होता है ना, कैसा होता है, छोटा पौधा होता है। कैसा छोटा पौधा होता है, ये अभी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है। कैसा छोटा पौधा होता है और साथ ही साथ बीजों में क्या होता है, बीजों में निकलने लगता है। और यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीजों की आवश्यकता यानी कि बीजों को आवश्यकता से अधिक आवश्यकता से पदार्थ और वातावरण से मिलने लगता है। आवश्यक जो पदार्थ होते हैं ना, आवश्यक पदार्थ वातावरण से मिलने लगते हैं। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, पौधा कहते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में इसके द्वारा ही, यानी कि इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए पौधे को इसके लिए होना चाहिए, स्वस्थ पौधे के लिए होना चाहिए तापमान, ठीक है। तापमान के साथ साथ में इसके पास में होना चाहिए जल, वायु, ये महत्वपूर्ण जो तथ्य है, महत्वपूर्ण पदार्थ है, इनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ही ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अर्थात प्रकाश तो इसमें होना ही चाहिए। बिना प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण होना अनिवार्य नहीं है, मतलब अंकुरण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ बीज ऐसे साथियों जो कि प्रकाश के बिना भी अंकुरित होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे नज़र डालेंगे, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, हम चर्चा करेंगे बिना बीज के उगने वाले पौधे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो बिना बीज के उगने वाले पौधे कौन कौन से हैं? तो बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं साथियों, वे पौधे होते हैं जो कि इनमें बीज नहीं होता है, फिर भी अन्य विधियों के माध्यम से इनका किया जाता है, प्रजनन कराया जाता है, ठीक है। वो प्रमुख पौधे कौन कौन से, इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले एक एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। पहला है एलोवेरा, ठीक है। तो एलोवेरा का जो पौधा, यदि आपने देखा होगा साथियों, तो आपको पता होगा कि जो एलोवेरा का जो पौधा होता है, उसकी जो बीजें होती है ना, बीजें नहीं हो पाती है, फिर भी इनको जो है पत्तियों के माध्यम से, कि जो पत्तियां जो होती है ना, पत्तियों को कटिंग करके इनको क्या किया जाता है, उगाया जाता है ना। तो उसे क्या कहते हैं, एलोरा कहते हैं। तो एलोरा भी कि ना बिना बीज का पौधा होता है ना, बिना बीज का पौधा होता है, कौन सा होता है, एलोरा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में मनी प्लांट, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, मनी प्लांट, ठीक है। तो मनी प्लांट, इस पौधे को स्टेम की कटिंग, इस पौधे में भी स्टेम की कटिंग के द्वारा उगाया जाता है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूं स्नेक प्लांट की, तो स्नेक प्लांट भी जो होती है ना, पौधे की पत्तियों को कटिंग करके ही इनको भी उगाया जाता है, या इनको भी एक से दूसरे में बदला जाता है, इनको भी कटिंग करके ही उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में पत्थर चट्टा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ये पत्थर नहीं है, ये एक पौधा है, और इस पौधे की जो पत्तियां जो होती है ना, पत्तियों की कलम के माध्यम से, है ना, कलम के माध्यम से ही इसको उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फाइनस और फर्न, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। और इन पौधों की जो बीजों के अलावा, इन पौधों को बीजों के अलावा स्केल्स हो गया, उसके बाद में स्पोर्ट्स और कटिंग के माध्यम से भी इनको उगाया जाता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो पौधे थे, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है। पहला क्या बताया मैंने आपको, एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा क्या होता है, यह भी पत्तियों की कटिंग के माध्यम से इनको उगाया जाता है। दूसरा मनी प्लांट बताया मैंने, मनी प्लांट भी जो होते हैं कटिंग के माध्यम से ही उगाया जाता है। उसके बाद में स्नेक प्लांट बताया सकते हो, जो कि पत्तियों के कटिंग के माध्यम से ये भी उगाया जाता है। पत्थर चट्टा जो होती है, कालम के माध्यम से ना, कालम के माध्यम से इनको उगाया जाता है। और जो फाइनस होती है ना, फाइनस फर्न, जो ये बीजों के साथ साथ में इनको स्केल्स स्पोर्ट्स और कटिंग से इनको उगाया जाता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जो पौधे थे। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आलू का जो पौधा होता है ना, आलू का पौधा भी बिना बीज के ही उगाया जाता है। और आलू क्या होता है, एक तना होता है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम एक एक पे चर्चा करने वाले हैं कि तना वाले पौधे कौन से हैं, और अन्य जो पौधे आते हैं अलग अलग से, और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन पे तो हम बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल तरीके से हम यहाँ पे नज़र डाल रहे हैं, ठीक है। सो आलू जो होता है, आलू भी कैसा बिना बीज वाला पौधा होता है, ठीक है। और इसमें तने, यानी कि इसमें तना जो होता है ना, इसमें आलू क्या हुआ, आलू एक तना है, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे गुलाब का पौधे की, ठीक है। तो गुलाब का पौधा भी तने के माध्यम से ही उगाया जाता है। गुलाब का पौधा तने के माध्यम से उगाया जाता है। कुछ पौधों को हमने देखा, जब वो चाहे एलोवेरा हो, या फिर मनी प्लांट हो, या फिर स्नेक प्लांट हो, ये पौधे कैसे थे, पत्तियों को कटिंग करके इनको उगाया जाता था ना, किसको, पत्तियों को कटिंग करके उगाया जाता था। जबकि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ गुलाब की, तो गुलाब को तने के माध्यम से, किसके माध्यम से, तने के माध्यम से, कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, और जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं वहाँ पे मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार आप लोगों को रिपीट करा के आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे गन्ने की, ठीक है। सो गन्ना भी कैसा है, तना वाला पौधा होता है, और तने के माध्यम से ही इनको उगाया जाता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ केले की, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ केले की, ठीक है,
यदि मैं यहाँ पे नज़र डालूँ केले के, सो केले का जो पौधा होता है ना, केले का पौधा भी बिना बीज के ही उगता है, और इसमें इसकी जो पतली जड़ें जो होती है ना, जड़ों के द्वारा इनको उगाया जाता है, ठीक है। सो तने के अंतर्गत मैंने 2-3 जो पौधे बताए साथियों, वो चाहे आलू हो या फिर गुलाब हो या फिर गन्ना, ये 3 ऐसे पौधे होते हैं जो कि तने के माध्यम से इनको उगाया जाता है, और केला जो होता है इनकी जड़ों के माध्यम से उगाया जाता है, ठीक है। सो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से आप लोगों को बताने का यहाँ पे प्रयास किया, और चलते हैं हम नेक्स्ट अगले पेज की और नेक्स्ट अगले पेज में क्या है उस पर हम नज़र डालते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अगले जो पौधे हैं, और ये जो क्वेश्चन है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पे इतना दावे के साथ में कहता हूँ साथियों कि यहाँ से यही पेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। सो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे, पौधे के किन भाग से हम क्या खाते हैं ना, जिन भाग से हम खाते हैं उस पे नज़र डालने वाले हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ अभी तक कि जड़ के अंतर्गत या तने के अंतर्गत या पत्ती के अंतर्गत या बीज के अंतर्गत या फूल को हम क्या क्या खाते हैं, और किस किस पौधे से हम क्या क्या खाते हैं, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पे देखने वाले थे, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जड़ वाले पौधों की, तो जड़ वाले पौधे होते हैं साथियों मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, उसके बाद में गाजर, मूली और चुकंदर, ये तो लगभग सभी को पता ही होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। लेकिन लोग कहाँ पे कंफ्यूज होंगे साथियों, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे अब क्या कि टेपियोका क्योंकि ऐसा नाम मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सुने नहीं है, और कहीं ऑप्शन में यही अगर आ जाए तो लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो इन बातों का भी आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, और ऐसे जो पौधे हैं उन पर भी आपको नज़र रखना है। तो ये क्या है, टोकोपिया जो टेकेपिया जो होती है ना, टेपियोका जो होती है ना, टेपियोका जो होती है ना, टेपियोका हो या फिर शकरकंदी हो, ये कैसे होती है, जड़े वाले पौधे होती है, ठीक है। और इनका हम जड़ ही खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यदि मैं बात करूँ तने की, तो तना में आलू को तो मैंने पहले ही बता दिया था। तने के बाद में आलू हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, उसके बाद में गन्ना हो गया, कमल हो गया, और डंटल ये प्रमुख जो पौधे होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, इनका तना खाते हैं, ठीक है। यही में यदि मैं बात करूँ पत्तियों की, तो पत्तियाँ धनिया तो सभी को पता ही है, पत्ता गोभी भी सभी को पता है। अरबी में यहाँ पे लोग कुछ थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, पालक तो सभी को पता ही है, और उसके बाद में कड़ी पत्ता हो गया। और तो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे साथियों क्या, अरबी में, तो अरबी कोई भाषा नहीं है, ये एक ऐसा पौधा होता है जिसका हम क्या कहते हैं, इनका पत्तियाँ सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ बीज का, तो बीज के रूप में तो सभी को पता ही है, चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, और उसके बाद में गेहूँ हो गया, धान हो गया, हरी मटर हो गया। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखना चाहती हूँ कि सरसों एक ऐसा पौधा होता है जिसका हम 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं, वो चाहे इसका पत्तियों के रूप में हो या फिर हम इसके बीजों के रूप में भी, यानी कि इसका बीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, और पत्तियों को भी सब्जी के रूप में खाया जाता है, ठीक है। ये प्रमुख जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। ये हुए साथियों जो है पौधे के भाग जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगले पॉइंट की, और नेक्स्ट अगला पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को जो बताया साथियों, वो खाने से संबंधित, यानी कि किनका, यानी पौधे का हम कौन सा भाग खाते हैं, वो चाहे तना हो या पत्ती हो या बीज हो या फूल हो, अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों को हम खाते हैं। इसके बारे में मैंने जो बताया है इसको आप नोट करें, ये क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे परागकण की। सो परागकण क्या होता है साथियों, परागकण की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, सो परागकण क्या होता है, उस पर हम नज़र डालते हैं। परागकण क्या होता है कि एक पौधे के परागकोश जो होती है ना, एक पौधे के परागकोश से पौधे का वर्तिकाग्र है ना, पौधे के परागकोश से पौधे का वर्तिकाग्र तक का जो पराग का स्थानांतरण होता है ना, पराग का स्थानांतरण होता है जो कि बाद में निषेचन और बीज में उत्पादन को सक्षम बनाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, जो किसी वाहक जैसे कि वायु, जल, पशु द्वारा संपन्न होता है, परागकण कहलाता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि कोई परागकोश जो है ना, कोई परागकोश पौधे के वर्तिकाग्र तक
पराग के स्थानांतरण के द्वारा, पराग के स्थानांतरण में होता है, पराग पर पराग का स्थानांतरण होता है और इसी के फलस्वरूप निषेचन होता है, और निषेचन और बीजों का क्या कहता है यहाँ पे उत्पादन होता है, उत्पादन होने में सक्षम हो पाते हैं, और इसी के माध्यम से यहाँ पे वायु, जल और पशुओं द्वारा क्या किया जाता है, इसे संपन्न किया जाता है। यही क्रिया कहलाती है परागकण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। और परागकण के कुछ प्रमुख अलग अलग यहाँ पे प्रकार है, उन पे हम यहाँ पे नजर डालने वाले हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख प्रकार में स्वपरागकण और नेक्स्ट आता है परपरागकण। एक एक को हम नजर डालते हैं। तो स्वपरागकण क्या होता है, तो स्वपरागकण की अगर हम बात करें तो स्वपरागकण क्या होता है, जब एक फूल परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में है। क्या होता है, एक फूल है ना, कोई परागकण, फूल के परागकण क्या होते हैं, फूल के परागकण उसी फूल के, इसी फूल के है ना, फूल के परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होते हैं ना, इसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागकण कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपरागकण कहते हैं। और सामान्यतः स्वपरागकण कैसी होती है, द्विलिंगी होती है। कैसी होती है, द्विलिंगी होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वपरागकण क्या होता है, द्विलिंगी होता है। कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वपरागकण क्या होता है। स्वपरागकण आपको याद रखना है कि फूलों के परागकण उसी वर्तिकाग्र में स्थानांतरण, फूलों के परागकण का उसी फूलों के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण होना ही स्वपरागकण कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद मैं लेके चलता हूँ आपको अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट क्या है उस पर हम यहाँ पे नजर डालते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अगला है परागकण। ठीक है, परागकण, ठीक है, सॉरी परागकण। ठीक है, सो परागकण क्या होता है, तो परागकण क्या होता है, परागकण क्या होता है, जब एक फूल परागकण किसी अन्य फूल के साथ में, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी अन्य फूल के साथ वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ परागकण की, तो परागकण क्या होता है, परागकण की कमी से पौधे यानी कि पौधे में होने वाला नुकसान जो होते हैं, परागकण की कमी से पौधे में क्या होता है, पौधे में फूल झड़ने लगते हैं, फूलों का सही समय पर ना पकना, या फलों का पकने के बाद में गिरना, झड़ना, मिठास की कमी होना, ये प्रमुख इसके परागकण के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को परागकण का क्या क्या पॉइंट बताए, इस पर मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि क्या क्या हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो परागकण के अंतर्गत हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, उस पर हम यहाँ पे नजर डालते हैं। पहले इसमें हमने क्या क्या देखा साथियों, परागकण की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो परागकण के अंतर्गत हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, परागकण के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा स्वपरागकण में हमने क्या देखा यहाँ पे कि कोई भी परागकण है ना, फूलों का परागकण जो होता है ना, फूलों का परागकण उसी फूलों की, कोई फूल का जो परागकण है, फूल का परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र में, इसी फूल के किसमें, वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होता है ना, इसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण होता है, उसे हम स्वपरागकण कहते हैं। ठीक है, तो स्व से स्वयं, खुद से, आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट परागकण क्या होता है, उस पर हम यहाँ पे नजर डालते हैं पुनः फिर से। ठीक है, तो परागकण क्या होता है, ये एक फूल से यानी कि फूलों का परागकण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, इसे हम कहते हैं परागकण, यानी दूसरा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। और उसके बाद में कुछ जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यहाँ पे कि इनकी कमी से क्या होने लगता है, पौधे की जो जड़ी, जो पौधे यानी कि पौधे का फूल कैसे जड़ने लगता है, और साथ ही साथ फल पकने से पहले ही क्या होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। ये प्रमुख इनके पॉइंट है। ठीक है, इसी के बाद में हम चर्चा करते हैं परपरागकण क्या होता है। ठीक है, तो परपरागकण के यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ परपरागकण की, तो परपरागकण कई प्रकार के होते हैं, और एक एक पे हम यहाँ पे नजर डालने वाले हैं कि कौन कौन सा होता है और कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ परपरागकण की, तो पहला पॉइंट आता है परपरागकण का, पहला वायु द्वारा परागकण होता है। वायु द्वारा परागकण होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। जल द्वारा परागकण होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। कीटों के द्वारा तो परागकण होता ही है, और उसके बाद में पक्षियों के द्वारा परागकण होता है, चमगादड़ के द्वारा परागकण होता है, और घोघों के द्वारा परागकण होता है। तो ये प्रमुख जो पॉइंट है, वो चाहे वायु की बात करें या फिर जल की बात करें या कीट की बात करें,
बात करें या फिर पक्षी की बात करें साथियों, या फिर चमगादड़ की बात करें या फिर घोघो की बात करें, ये प्रमुख, ये सभी किस्में फूलों के परागकण में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जंतु परागकण। ठीक है, जंतु परागकण क्या होता है, इस पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। ठीक है, सो जंतु परागकण की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो, तो जंतु परागकण क्या होता है कि प्राणियों द्वारा पौधों का परागकण करने को ही जंतु परागकण कहते हैं। अब वो कैसे होता है कि प्राणियों में क्या होता है, कुछ प्राणियों में फलों, यानी कि कुछ प्राणियों में फूलों से फल या मधु संग्रहित करते हैं ना। कुछ प्राणियों में क्या होता है, कुछ प्राणियों में फूलों से फल, है ना, फूल से फल या फिर मधु ग्रहण करते हैं, और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से वे फूलों के परागकण को अपने शरीर पर लेकर दूसरे कोई अन्य फूल पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पे भी जो जंतु परागकण है इसमें बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं क्या, प्राणियों में परागकण की प्रक्रिया। ठीक है, सो प्राणियों में परागकण के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है चमगादड़। ठीक है, सो चमगादड़ में होने वाला जो परागकण है, चमगादड़ से होने वाला परागकण हो या फिर पक्षियों के माध्यम से होने वाला परागकण हो या फिर घोघों के माध्यम से होने वाला परागकण हो, ठीक है, या फिर मेले को फिला के माध्यम से हो या फिर कीटों के माध्यम से हो, ये सभी परागकण कैसे कहलाते हैं, और ये सब परागकण या फिर मत्स्य परागकण हो, ये सब क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। और इन सब के माध्यम से ही भी यहाँ पे जंतु परागकण होते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख जो परागकण थे इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चमगादड़ परागकण हो गया, उसके बाद में पक्षी परागकण हो गया, घोघो परागकण हो गया, और मेले को फिला परागकण या कीटों के द्वारा होने वाला जो परागकण में आप देख पाओगे, कीट परागकण हो गया, मछलियाँ परागकण हो गया, और मछली परागकण, मत्स्य परागकण इत्यादि इसके प्रमुख पॉइंट है। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि चमगादड़ के द्वारा पौधों में परागकण की प्रक्रिया कैसे होती है। चमगादड़ की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो चमगादड़ के द्वारा पौधों का जो परागकण होता है, परागकण को ही हम क्या कहते हैं, परागकण को ही चमगादड़ परागकण कहते हैं। और चमगादड़ कई पौधों में महत्वपूर्ण परागकोश होते हैं या परागकोश होते हैं। वो कैसे होते हैं, इसमें विशेष तौर पे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इनके द्वारा होता है। वे पुष्पों के मधु और पराग का सेवन करती है। क्या करती है, चमगादड़ पुष्पों के पराग एवं मधु का सेवन करती है, और इसी के माध्यम से सामान्यतः बड़े सफ़ेद एवं हल्के रंग के सुगंधित और रात में खिलने वाले जो पौधे होते हैं ना, इनका क्या करती है, मधु एवं पराग के रूप में इनका क्या करती है, सेवन करती है। ठीक है, इसी के कारण इनमें क्या होता है, पौधों में परागकण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे चमगादड़ के द्वारा हो पाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, इसी के बाद में पक्षियों के परागकण की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, तो पक्षियों का परागकण पक्षियों के द्वारा होता है। जैसे पौधे का परागकण करने को पक्षी परागकण कहते हैं, और जिसका जो जिक्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि जिसका ग्रीक शब्दों में इसका निर्माण, यानी कि ग्रीक शब्दों से बना हो, जिसका शब्द जो है ना पक्षी वर्ग, यानी कि इससे बना हुआ, ग्रीक शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, पक्षी और प्रेम से है, जो कि पुष्पों के प्रति पक्षियों के आकर्षण और संदर्भित, पक्षियों को पुष्प की ओर आकर्षित करता है और संदर्भित करता है। ठीक है, और पक्षी जो होते हैं ना, कई पौधों के लिए महत्वपूर्ण परागकोश होती है, परागकोश का कार्य करती है, जो कि विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। और पुष्पों का परागकण करने वाले पक्षियों को क्या कहा जाता है, अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है साथियों, क्या पक्षियों के द्वारा जो परागकण होता है उसे क्या कहते हैं, हमिंग बर्ड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हमिंग बर्ड या फिर सनबर्ड कहते हैं। ठीक है, सनबर्ड हो गया, या फिर हनी ईटर कहा जाता है, या फिर फ्लावर पेकर। ये जो प्रमुख जो पॉइंट है इनको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगले पॉइंट की, और नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथ में यहाँ पे क्या, मेलेकोफिला अर्थात घोघा। ये क्या होता है, घोघो, ये क्या होता है साथियों, इसके द्वारा पौधों में क्या होता है, परागकण करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, मेलेकोफिला किसके द्वारा, घोघो के द्वारा। ठीक है, घोघो के द्वारा जो परागकण किया जाता है उसे मेलेकोफिला कहा जाता है। और कुछ घोघो के, यानी कि घोघे कुछ पौधों में दुर्लभ परागकोश का प्रक्रिया करते हैं, और
विशेषकर नमीले जो होती है ना, नमीले आवासों में ये हमें दिखाई देते हैं। और पुष्पों के मधु और कभी कभी पराग पराग का भी सेवन ये करते हैं। और पुष्पों का पराग करने वाले घोगे घोगे में स्थानीय घोगे घोगे और स्लग स्लग इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। स्थानीय घोगे और स्लग इसमें शामिल होते हैं। ये प्रमुख पॉइंट है, इनको भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगले पॉइंट की। और नेक्स्ट अगला पॉइंट कीटों के द्वारा कैसे होता है। सो कीटों की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, सो कीटों के द्वारा पौधों का परागकण करने को हम पहले क्या कहते हैं साथियों, सो ये आपको याद रखना है, इटोमोफिलिया, ठीक है। इटोमोफिलिया इसे कहा जाता है कीटों के द्वारा जो परागकण होता है, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है। इसी के बाद में पुष्पों का जो परागकण होता है, उस पुष्पों का परागकण क्या होता है, पुष्पों का परागकण होता है पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन करने वाले कीट जैसे मधुमक्खी हो गया, ततैया हो गया, तितली हो गया, कीट हो गया इत्यादि जो होते हैं ना कीटों के, ये कीटों के अंतर्गत परागकण करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कीट हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। और नेक्स्ट अगले पॉइंट में चर्चा करते साथियों, पादपों में पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं, पादपों में पारिस्थितिक या अनुकूलन की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आने वाले हैं यहाँ पे, उस पर हम यहाँ पे नज़र डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथियों, जलोदभित पौधे हो गया, अन्य प्रमुख जो पौधे हैं अलग अलग, उन पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जलोदभित पौधे, ठीक है। तो जलोदभित पौधे क्या होते हैं, जलोदभित पौधे वे पौधे होते हैं जो कि जल के स्थान पाए जाते हैं ना, जो जल में पाए जाते हैं जलोदभित पौधे कहलाते हैं। इससे जलोदभित पौधे, इसी से ही आपको समझ में आ रहा है कि वे पौधे जो कि जल में पाए जाते हैं या जल में उगते हैं, ये जिनको जल में उगाया जाता है, वे पौधे कहलाते जलोदभित पौधे कहलाते हैं। और ये यानी कि ये पौधे पूरी तरीके से, यानी कि पूरी तरह से, या इनकी जो जड़ें जो होती है ना, प्रकंद आदि जल में ही क्या होता है, जल में डूबी होती है। कैसे होती है, जल में डूबी होती है, जल में कैसे होती है, डूबी होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही साथ जल में डूबे रहने एवं मंद प्रकाश के कारण ही ये पौधे पतले एवं कोमल हो पाते हैं। और जलोदभित पौधे के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया है कमल और एक सिंगाड़ा जो होते हैं ना, इसमें जल में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पौधे हैं, ठीक है। कौन कौन से, कमल और सिंगाड़ा। और उसके बाद में हाइड्रीला हो गया, ठीक है। क्या क्या है, हाइड्रीला हो गया, ठीक है। कौन कौन सा है, हाइड्रीला हो गया, और वेलिसनेरिया, है ना, वेलिसनेरिया या जल कुमुदिना, ठीक है। तो ये प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है साथियों। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट होता है साथियों, क्या कि जलदभित पौधे कौन कौन से, कमल है, सिंगाड़ा है, ये दो पौधे हैं, इनको तो आप याद ही रख लोगे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज इसमें होंगे हाइड्रीला मतलब हाइड्रोजन इसमें जलों में पाया जाता है, उसको हाइड्रीला भी आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, मैं इतना आशा के साथ में कहता हूँ। इसी के बाद में यहाँ पे वेलिसनेरिया आपको यहाँ पे याद रखना है। और जलकुंभी तो आपको यहाँ पे याद ही हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बस यही पॉइंट याद रखना है, वेलिसनेरिया जो होती है ना, वेलिसनेरिया भी कौन से जलदभित पौधे होते हैं, ठीक है। इसी के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे समुद्रभित पौधे, ठीक है। सो समुद्रभित पौधे क्या होते हैं, इस पर हम यहाँ पे पहले नजर डालते हैं। सो समुद्रभित पौधे क्या होते हैं साथियों, समुद्रभित पौधे की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो समुद्रभित पौधे क्या होते हैं, वे पौधे होते हैं जो कि सामान्य स्थानों पर उगते हैं, जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क होती है, ना अधिक शुष्क होती है, और ना ही अधिक नमी इसमें पाई जाती है। इन पौधों को यानी कि इन पौधों में मिट्टी में क्या होता है, ऑक्सीजन एवं खनिज लवण की पर्याप्त मात्रा मिलने लगती है ना। मिट्टी से ही खनिज ऑक्सीजन एवं अन्य खनिज पदार्थ जो है ऑक्सीजन के माध्यम से मिलती है। और स्थानीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। स्थलीय जो क्षेत्र होती है ना, स्थलीय क्षेत्रों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। कौन से, समुद्रभित पौधे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यह वन, बाग, बगीचे आदि सभी सामान्य पेड़ पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, जलोदभित पौधे कहते हैं। जलोदभित पौधे के अंतर्गत पीपल हो गया, नारियल हो गया, आम हो गया, गन्ना हो गया, शाल, शीशम इत्यादि के जो पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, जलोदभित पौधे, यानी कि जलोदभित के अंतर्गत इनका, यानी कि इन पौधों को उगाया जाता है। तो जलोदभित में क्या होता है साथियों कि जिस क्षेत्र में वो जलोदभित पौधे वह होता है, जलोदभित क्षेत्र वहाँ होता है जिसमें जिस भूमि में ना ही जो मिट्टी है उतनी अधिक शुष्क हो पाती है, और ना ही इनमें नमी पाई जाती है ना। ये केवल मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन के माध्यम से ही अन्य खनिज लवणों की पर्याप्त मात्रा इनमें मिलती है, और इन्हीं के माध्यम से पौधे
शुष्क हो पाते हैं। जिनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है वो चाहे पीपल, आम, गन्ना, शॉल, शीशम, ये प्रमुख इनके उदाहरण है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे मरुदबित पौधे। ठीक है, सो मरुदबित पौधे क्या होते हैं इस पे हम यहाँ पे नजर डालते हैं। ठीक है, सो मरुदबित पौधे की हम यदि बात करें तो मरुदबित पौधे क्या होते हैं, इन पौधों में मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। मरुदबित मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, जिससे आप यहाँ पे रखना है मरुस्थलीय क्षेत्र पौधे, मरुस्थलीय पौधे होते हैं। इन्हें मरुस्थलीय पौधे भी कहा जाता है जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है ना। यहाँ पे क्या होगा, मृदा में पानी की कमी हो रही है, मरुदबित मतलब मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे कि मरुस्थलीय आदि क्षेत्र में ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम मरुदबित पौधे कहते हैं। और इसके जो प्रमुख उदाहरण मरुदबित पौधे के अंतर्गत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नागफनी और शहारन और कसनी। ये प्रमुख जो पौधे हैं ये किसके, मरुदबित के अंतर्गत इन पौधों को क्या किया जाता है, इन पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख पौधे हैं साथियों। क्या मरुदबित के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की अगर मत करें तो नागफनी, सहारणा और कशनी। सो मरुदबित क्या होता है, मरुदबित वह मरुस्थलीय स्थल होता है जहाँ पर मृदा और पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने के कारण तापमान अधिक होती है, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र इत्यादि। ये प्रमुख इनके उदाहरण हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट की और नेक्स्ट अगला पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है लवणोदबित पौधे, है ना, लवणोदबित क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिस लवन मीन्स क्या होता है, पानी, है ना। लवन मीन्स क्या होता है साथियों, वह क्षेत्र जिसमें सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम, वह क्षेत्र जिसमें भरपूर मात्रा में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है, जिसे हम लवणीय या हम कह सकते हैं खारी मिट्टी कहते हैं। तथा ऐसी मृदा में उगने वाले जो पौधे होते हैं ना, लवणोदबित पौधे कहलाते हैं। क्योंकि इन स्थानों पर यानी कि जल की जो उपस्थिति होती है, जल की उपस्थिति होने पर भी यानी कि जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे क्या होते हैं, मृदा से जल का अवशोषण करते हैं ना। जल की उपस्थिति होने के बावजूद भी ये पौधे क्या करते हैं, मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, लवणोदबित पौधे कहलाते हैं। और ये पौधे के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे मैग्रोव हो गया, समुद्री लेवेंडर और सुनहला, ये इनके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, सो यानी कि लवणोदबित पौधे के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सो इसके अंतर्गत आने वाले साथियों मैग्रोव, उसके बाद में समुद्री लेवेंडर और सुनहला। ठीक है, ये प्रमुख इनके उदाहरण। इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके प्रमुख उपस्थिति क्या होती है, इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट अगला हम चर्चा करने वाले हैं कल सिंचाई के ऊपर में, और सिंचाई के जितने साधन है, सिंचाई हम कैसे करते हैं, उन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज के क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, मैं इतना आशा के साथ में कहता हूँ। और यदि आप बहुत ही अच्छा से और ईमानदारी से अगर आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और आप सबको मैं पुनः फिर से याद दिला दूँ साथियों कि ये क्लासेस जो है आपको पूरे फुल मिल रहे हैं। और क्योंकि ये जो क्लासेस है आपको 30 में से 25 से 26 नंबर दिलाने वाले हैं। और इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, क्लास देखना होगा। और पूरे क्लासेसों को आप देखिए, आपको पूरे क्लास प्लेलिस्ट में मिलेंगे, क्योंकि जब तक टेलीविजन चैनल है तब तक आपको नोट्स फ्री मिलने वाले, क्लास फ्री मिलने वाले हैं। और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास में नोट्स नहीं है, हमारे पास में बुक्स नहीं है। तो आपको तनिक भी चिंतित नहीं होना है, बस आपको सलाम एजुकेशन चैनल पे आना है और यहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड करना है, क्लास देखिए और साथ ही साथ टेस्ट लगाइए। और आप टेस्ट लगाने के बाद में आप ये देखिए कि आपका स्कोर कितना है और आपका स्कोर बढ़ रहा है या नहीं, इस पर आपको नज़र डालना होगा। ठीक है, सो यदि आपका स्कोर बढ़ रहा है तो आप सही
रास्ते पे हो और आपका जो टारगेट है वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है, ये आप समझ जाइएगा, ठीक है। सो ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा साथियों, और नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लास इस क्लास के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इसमें बहुत ही डिटेल से आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, और ये नोट्स पूरे है साथियों साथियों NCERT बेस्ड है, और जो कि आप लोगों के लिए है छठवीं, सॉरी तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना, जो कि पर्यावरण का जो बुक है NCERT का, उसी के बाद उसी से ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो ये आप बहुत ही अच्छा से ध्यान देते हुए पढ़िए, ठीक है। तो इन सब के साथ में आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में सिंचाई पे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।